हेलो दोस्तों, एलके यूनिक स्टूडियो चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम होते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है तो उस अवतल दर्पण के सामने हम लोग किसी वस्तु को रखकर किन किन पोजीशन पर प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। हालांकि प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम आपको हल्का हल्का बता देते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है और ये जो रेखा होगा ये रेखा इस M1 M2 दर्पण का क्या होगा, मुख्य अक्ष। और ये जो पॉइंट होगा ये इस दर्पण का ध्रुव होगा, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये कोई एक अवतल दर्पण है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए इस अवतल दर्पण के सामने कोई एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है और वस्तु को हम लोग ओ डैश से नोटेशन करते हैं। ओ डैश का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इस मार्कर को रख दें ऐसे, तो ओ मतलब इस मार्कर का ये वाला भाग और ओ डैश मतलब इस मार्कर का ये दूसरा भाग। ठीक है, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग इसे यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ से बहुत सारी जो प्रकाश की किरणें हैं ये ऐसे जाती हैं। जाने के बाद इस मार्कर के पृष्ठ पर टकराती हैं। टकराने के बाद प्रकाश की किरणों का क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन होकर फिर ये किरणें ऐसे आगे निकल जाती हैं। आगे निकलकर यही प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से जाती हैं। जाने के बाद इस M1 M2 अवतल दर्पण के पृष्ठ पर टकराकर ये फिर उसी माध्यम में दूसरे मार्ग से वापस लौट आती हैं, ये प्रकाश की किरणें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल एक ही किरण नहीं है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें होंगी। तो मान लीजिए कोई एक प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ से जा रही है। मान लीजिए कोई एक प्रकाश की जो किरण है वो कुछ इस प्रकार, यानी कि यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण होगी ये ऐसे जाने के बाद इस M1 M2 दर्पण के पृष्ठ से टकराकर ये उसी माध्यम में उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्यों ये प्रकाश की किरण दूसरे मार्ग से वापस लौटती है और क्यों ये प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस लौट कर जाती है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती है और ये जो प्रकाश की किरण है ये उसी मार्ग से वापस लौट कर जाती है, तो जहां पर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसी पॉइंट को ही हम लोग इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात, जहां पर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को मिलती हैं या उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही जो पॉइंट है या उसी पॉइंट पर ही इस वस्तु का इमेज या प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो मार्कर होगा इस मार्कर का प्रतिबिंब इस पॉइंट पर यानी कि यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब को हम लोग आई डैश से नोटेशन करते हैं। प्रतिबिंब को हम लोग आई डैश से नोटेशन करते हैं, यानी कि इस मार्कर का यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको समझे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोग वस्तु को ऐसे रख दिए थे। इस दर्पण का वक्रता केंद्र मुख्य फोकस ये हम लोग नहीं डिसाइड किए थे कि मुख्य फोकस से कितनी दूरी पर वस्तु है, चाहे जहां ऐसे रख दिए थे और हमारा इमेज बन गया। लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों
कि कोई एक अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण के सामने हम लोग किसी वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रखकर देखेंगे कि प्रतिबिंब अलग अलग स्थानों पर रखने से कहाँ और कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में 6 पोजीशन होता है, यानी कि किसी अवतल दर्पण के सामने हम लोग उसके ध्रुव से दूरी नाप कर 6 स्थानों पर वस्तु को रख सकते हैं और हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये कोई एक अवतल दर्पण है और ये जो रेखा होगा ये होगा इस दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये होगा इस दर्पण का ध्रुव। क्या लिखा है यहाँ पे, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि कोई हमारे पास एक अवतल दर्पण है तो उस अवतल दर्पण के ध्रुव से, उस अवतल दर्पण के ध्रुव से अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर कोई एक वस्तु है, ठीक है, अनंत दूरी पर कोई एक वस्तु है, तो उस वस्तु का इस अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, यही हमको क्या करना है, देखना है। ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। तो पहला पोजीशन क्या है, जब कोई अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण के ध्रुव से अनंत दूरी पर कोई एक वस्तु है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है किसी एक अवतल दर्पण के ध्रुव से, तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार यहाँ से जाने के बाद ये इस M1 M2 अवतल दर्पण के पृष्ठ से टकराकर ये उसी माध्यम में दूसरे मार्ग से वापस लौट कर जाती हैं, यानी कि यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण आती है, यहाँ से टकराकर ये ऐसे वापस लौट जाती है, ठीक है। तो एक ही प्रकाश की किरण नहीं होती है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें होती हैं। तो मान लीजिए ये पहली प्रकाश की किरण है। अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक और प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक और प्रकाश की किरण है। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये वाली, ये जब जाती है तो इस दर्पण के पृष्ठ से टकराकर ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये जाने के बाद दूसरे मार्ग से जाती है, और ये जो प्रकाश की किरण है ये जाने के बाद यहाँ से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में पढ़े थे कि क्यों ये उसी मार्ग से लौट कर जाती है और क्यों ये दूसरे मार्ग से लौट कर जाती है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये दूसरे मार्ग से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस, यानी कि यह। और ये जो प्रकाश की किरण है ये उसी मार्ग से वापस लौट कर जा रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। ये जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये प्रकाश की किरण दूसरे मार्ग से जा रही है और क्यों ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट कर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का इमेज। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इसी पॉइंट पर ही इस ओ डैश वस्तु का क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, इस पॉइंट का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब को हम लोग किससे नोटेशन करते हैं, आई डैश से। तो यहाँ पर क्या होगा, आई डैश, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आई डैश। यहाँ पर क्या लिखा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है, ठीक है, तो उस अवतल दर्पण के ध्रुव से अनंत दूरी पर कोई एक वस्तु है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस अवतल दर्पण के फोकस तल में बनता है, ठीक है। तो फोकस तल क्या होता है, ये जो रेखा है दोस्तों, ये रेखा है मुख्य अक्ष,
इस मुख्य अक्ष पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। इस मुख्य फोकस यानी कि ये जो मुख्य अक्ष है ये मुख्य फोकस है। सपोज दैट ये मुख्य अक्ष है, इसी मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट है जिसे हम लोग एफ कहते हैं यानी कि मुख्य फोकस। उस पॉइंट के लंबवत ये जो पॉइंट है मान लीजिए मुख्य फोकस है। अब ये जो एरिया हुआ इस रेखा के अंतर्गत ये लंबवत नहीं हुआ, देखिए लंबवत है लंबवत है लंबवत है, चारों तरफ लंबवत है। तो यही जो लंबवत तल हुआ यही तल इस दर्पण का फोकस तल कहलाता है। यानी कि यहाँ पर मुख्य फोकस है और ये सब जो तल हैं, ये सब जो एरिया है तल है, यही तल जो है इस M1 M2 अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। तो प्रतिबिंब जो है दोस्तों देखिए कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पे ये जो है ये प्रतिबिंब है। तो देखिए दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ बना है आई डैश। तो यही तो है मुख्य अक्ष और यहीं पर है मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस के लंबवत जितना सब एरिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। तो देखिए लंबवत ही तो बना है प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो फोकस तल में बना है। आई होप आप लोग समझे होंगे कि प्रतिबिंब फोकस तल में बना है। ठीक है, अब देखिए तथा वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तथा वास्तविक दोस्तों जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक और आवश्यक प्रतिबिंब क्या होता है। जो लोग उस वीडियो को देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि वास्तविक मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए उल्टा। उल्टा मतलब हुआ दोस्तों जब अवतल दर्पण जो हमारा है उस अवतल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को ऐसे मान लीजिए ऐसे हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जो हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा ये ऐसे नहीं बनेगा, यानी कि ये जो नोक है इसका ऊपर है तो जो इमेज होगा वो ऐसे बनेगा, ये ऐसे उल्टा, यानी कि यहाँ पर जो पोर्शन है ये उल्टा हो जाएगा। अब अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे रखेंगे इसको तो इमेज जो है यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, यानी कि उल्टा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। ठीक है, अब देखिए वह वस्तु से बहुत छोटा, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा वस्तु रख देंगे, मान लीजिए ये मार्कर है, यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे जो इमेज बनता है ये बहुत छोटा बनता है। यानी कि मार्कर से मान लीजिए मार्कर ऐसा रखा है, इस मार्कर का जो छोटा वाला पार्ट है कितना बड़ा ही हो सकता है इमेज बने, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बहुत छोटा होगा, छोटा नहीं बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन जो है दोस्तों हम लोग समझ गए कि किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो ये होती है दोस्तों कि वो जो प्रतिबिंब बनता है वो उस अवतल दर्पण के फोकस तल में बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो ये फर्स्ट स्थिति है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पोजीशन। वहां पर क्या था, हमारा जो अवतल दर्पण था उस अवतल दर्पण के ध्रुव से अनंत दूरी पर वस्तु स्थित था। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, मान लीजिए ये जो दर्पण है इस दर्पण का वक्रता केंद्र ये है C। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु स्थित है तब प्रतिबिंब कैसे और कहाँ पे बनेगा यही हम लोग सीखेंगे। अभी तक पहले पोजीशन में क्या था, वस्तु जो है अनंत पर स्थित थी, अब कहाँ पे स्थित है, अब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीचों बीच में स्थित है। तो मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, ओ डैश। ठीक है, मान लीजिए ये वक्रता केंद्र और अनंत का बीचों बीच पॉइंट है और यहीं पर वस्तु स्थित है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें, तो अब देखिए यहाँ से जाने वाली प्रकाश की जो किरणें होंगी वो यहाँ से ऐसे टकरा कर वापस लौट आती हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ से और प्रकाश की किरण जाती हैं, वो इस दर्पण से टकरा कर उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। ठीक है, ये पहली प्रकाश की किरण। अब देखिए दोस्तों जहां पर किरणें टकराती हैं प्रतिच्छेदित करती हैं उसी पॉइंट पर क्या बनता है, वस्तु का इमेज। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा
तो हम लोग ऐसे यहाँ पे बना देंगे आई आई डैश। इस डैश को हम लोग यहाँ पर ऊपर लगाए हैं ओ डैश, लेकिन यहाँ पर हम लोग डैश को नीचे लगाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, इसीलिए हम लोग डैश को नीचे लगाए हैं। यहाँ पर ओ सिंपल है तो आई सिंपल, यहाँ पर ओ डैश तो आई डैश, एक दूसरे का उल्टा है। क्योंकि जब हम लोग मार्कर को ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर जो इमेज होगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। इस पॉइंट को मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। ये जो है ये है दर्पण का वक्रता केंद्र। मान लीजिए यहाँ पर अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीचों बीच जब वस्तु स्थित होगा तब उस वस्तु के द्वारा बने प्रतिबिंब की पोजीशन जो है क्या होगी, यही हम लोग देखते हैं। तो क्या होगी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तब जो है प्रतिबिंब जो है वो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। वास्तविक होगा यानी कि दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। उल्टा यानी कि मार्कर को हम लोग इस प्रकार रखेंगे तो इमेज जो है इस प्रकार उल्टा बनेगा। वस्तु से छोटा यानी कि यहाँ पर इतना बड़ा ओ डैश यानी कि वस्तु है तो उसका जो इमेज है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। कब? जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखेंगे। तो आई थिंक ये सेकंड पोजीशन आपको समझ में आया होगा कि जब हम लोग वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, उसकी क्या स्थिति होती है और वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में आके मिल रही हैं। उल्टा बनता है यानी कि मार्कर को ऐसे रखेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे मार्कर रखेंगे तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा वो मार्कर से छोटा हो सकता है। दोस्तों अब हम लोग तीसरे पोजीशन की बात करते हैं। वहां पर क्या था दोस्तों, वस्तु जो हमारा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में था। और जो तीसरा पोजीशन है वो है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, यानी कि हम लोग इस ओ डैश वस्तु को उठाकर इस वक्रता केंद्र पर रख दें तब प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ये हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये पॉइंट पे है। अब देखिए दोस्तों, इस वस्तु को अगर हम लोग उठाकर इस वक्रता केंद्र सी पर रख दें तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यही हम लोग सीखने वाले हैं। मान लीजिए जो पॉइंट है ये है वक्रता केंद्र यानी कि सी। अब इसी पॉइंट पर हम लोग ओ डैश वस्तु को उठाकर ऐसे रख देते हैं, ऐसे उठा के रख दिए, ये होगा ओ डैश। अब यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वो कुछ इस प्रकार जाने के बाद उनका क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ से चलने वाली और प्रकाश की किरणें वो ऐसे जाकर इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से टकराकर उनका क्या होगा दोस्तों, परावर्तन होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे आती है, यानी कि ये जो है यहाँ से टकराकर ऐसे वापस लौट कर आती है। और ये जो दूसरी प्रकाश की किरण है ये वाली, ये ऐसे जाकर ऐसे वापस यहाँ पर आकर, ये दोनों प्रकाश की किरणें इस पॉइंट पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। और जहाँ पर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें मिलती हैं उसी पॉइंट को ही हम लोग इस ओ डैश का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो वन प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण है ये यहाँ पर मिल रही हैं, यानी कि इस ओ डैश वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
ओ ओ डैश, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई आई डैश। डैश को नीचे क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, यानी कि अगर मार्कर हम लोग यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो जो इमेज होगा वो ऐसे बनेगा। अब इसका प्रकृति देखिए तीसरे पोजीशन का, तो क्या है दोस्तों, लिखा है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु को हम लोग खिसकाकर वक्रता केंद्र सी पर ले गए तब जो प्रतिबिंब का पोजीशन होगा वो ये होगा। तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर, देखिए प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र सी पर ही तो बना है, ठीक। तथा वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही हैं। प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। यहाँ पर अगर हम लोग मार्कर को ऐसा रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो ऐसा बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी, यानी कि अगर हम लोग इस मार्कर को यहाँ पर ऐसे रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा इस मार्कर की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई की प्रतिबिंब हमको दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पर क्या था दोस्तों, जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई से छोटा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना बड़ा हम लोगों का वस्तु होगा उतना बड़ा हमको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। यानी कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या होती है, सेम होती है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पोजीशन नंबर 4। पोजीशन नंबर 4 में क्या लिखा है दोस्तों, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में है। पहले क्या था दोस्तों, ये जो हमारा वस्तु ओ डैश है ये वक्रता केंद्र सी पर था। अब क्या है, यही वस्तु को अगर हम लोग वक्रता केंद्र सी से खिसका कर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में वस्तु को रख दें तब प्रतिबिंब का पोजीशन क्या होगा, ये हम लोग सीखते हैं। ये जो है ये पॉइंट ये है मुख्य फोकस यानी कि यह, और ये जो है ये है वक्रता केंद्र। दोनों के बीच में अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं ओ डैश को, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है ये देखिए। तब जो है दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ से जाने वाली ये जो प्रकाश की किरण है ये ऐसे जाकर इस दर्पण से टकराकर ये दूसरे मार्ग से उसी माध्यम में परावर्तित होकर ऐसे वापस लौट आती है, ऐसे वापस लौट आती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से जाने वाली ये प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें ऐसे जाकर इस दर्पण के पृष्ठ से टकराकर ठीक उसी प्रकार ये भी उसी माध्यम में दूसरे मार्ग से ऐसे वापस लौटकर आती है, और लौटने के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं या मिलते हैं। तो इसी पॉइंट पर इस ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित हो, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में जब हमारा वस्तु ओ डैश है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच में स्थित होता है। यानी कि दोस्तों जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र सी मुख्य फोकस एफ के बीच में स्थित होता है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीचों बीच में स्थित होता है। यहाँ पर मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है, यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मान लीजिए ये अनंत है, तो इसका बीचों बीच जो है मान लीजिए यहाँ पर है। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कब, जब हम लोग वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच वस्तु को रख देंगे तो जो हमारा इमेज है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक, अब देखिए वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में मिलती हैं या काटती हैं तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, उल्टा मतलब दोस्तों अगर हम लोग इस मार्कर को ओ डैश मानकर ऐसे यहाँ पर इसे रख दें तो इसका जो इमेज है वो
ऐसे बनेगा उल्टा, यानी कि यहाँ पर ऐसा था तो इसका जो इमेज है ये उल्टा बनेगा, उल्टा बनता है, ठीक है, तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर क्या दोस्तों, जो हमारा प्रतिबिंब है ये वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी कि अगर हम लोग मार्कर को यहाँ पर ऐसे रख देते हैं तो जो हमारा इमेज होगा ये आई आई डैश की जो लंबाई होगी वो मार्कर की लंबाई से बड़ी होगी, ठीक है। जो हम लोग पीछे के पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड उसमें जो हमारा प्रतिबिंब था वो वस्तु से छोटा था, लेकिन इसमें क्या है, ये जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से अधिक है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन की, कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो, यानी कि अगर हम लोग इस ओ डैश को खिसका कर मुख्य फोकस पर ले जाकर रख देंगे तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग पांचवें पोजीशन की बात करते हैं कि अगर हम लोग इस वस्तु को यहाँ से वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जो हमारा वस्तु ओ डैश स्थित है इसको उठाकर अगर हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दें। यहाँ पर क्या था, चौथे पोजीशन पे, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित हो। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो, यानी कि ये जो पॉइंट है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस इसके बीच में जो हमारा ओ डैश स्थित है, अगर हम इसे उठाकर इस दर्पण के मुख्य फोकस यानी कि एफ पर ओ डैश को रख दें तब प्रतिबिंब की स्थिति पोजीशन प्रकृति क्या होगी, ये हम लोग पढ़ते हैं। ये मान लीजिए कोई एक अवतल दर्पण है, ठीक। अब इस अवतल दर्पण के सामने कोई एक वस्तु है ओ डैश, जिसको हम लोग इस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस यानी कि यहाँ से उठाकर इस मुख्य फोकस पर रखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जाने वाली ये ओ डैश ये क्या है, वस्तु है, तो यहाँ से जाने वाली ये जो प्रकाश की किरण है ये जाकर इस पॉइंट से टकराकर दर्पण के पृष्ठ से टकराकर ये उसी माध्यम में दूसरे मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जाने वाली और प्रकाश की किरणें इस डायरेक्शन से, यहाँ से जाने वाली और प्रकाश की किरणें जो हैं वो जाकर इस पृष्ठ से टकराकर ये पुनः उसी माध्यम में उसी मार्ग से परावर्तित होकर वापस लौट आती हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे वापस लौट आती हैं। और ये जिस मार्ग से वापस लौट कर आती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पर ये परावर्तित किरणें काटती हैं, इस किरण को हम लोग कहते हैं इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि सी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो दोनों किरणें हैं ये मिलती नहीं हैं, यानी कि अगर हम लोग कहीं पर प्रैक्टिकल करें तो ये जो पहली किरण है ये और ये जो किरण है दूसरी किरण, ये दोनों किरणें हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते कि कहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं, यानी कि जहाँ पर हम लोग ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पर कुछ दूरी पर ये किरणें नहीं मिलती हैं। ये किरणें ऐसे जाते जाते बहुत दूर पर जाकर मिलती हैं, तो जहाँ पर वो किरणें बहुत दूर जाकर मिलती हैं उस दूरी को हम लोग नहीं नाप पाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तब जो प्रकाश की किरणें हैं वो अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो जब अनंत पर जाकर मिलेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, तो प्रतिबिंब भी अनंत पर ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब प्रतिबिंब अनंत पर यहाँ पर क्या लिखा है, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित होता है, जब हमारा वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है तब जो हमारा प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें अनंत पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब भी अनंत पर ही तो बनेगा, ठीक। वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में जाकर मिलती हैं तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। उल्टा यानी कि अगर हम लोग मार्कर को ऐसे रखते हैं तो अनंत दूरी पर जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो ऐसे बनेगा, यानी कि इस मार्कर के उल्टा,
यानी कि अगर हम लोग इसे ऐसे रखेंगे तो जो हमारा इमेज है अनंत पर वो ऐसे बनेगा। ठीक है, वह वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यानी कि अगर हम लोग इस मार्कर को ऐसे रखते हैं तो अनंत पर जो हमारा प्रतिबिंब है वो इस मार्कर की लंबाई से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो पांचवें पोजीशन में हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, हम लोग ये देखे हैं कि जब हम लोग अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और प्रतिबिंब का जो लंबाई होती है वो वस्तु की लंबाई से बहुत